गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे टीजीटी साइंस के चंडीगढ़ 2024 के। हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पार्ट 2। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, और द 27th क्वेश्चन ऑफ द पार्ट 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। अब हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखी है यहाँ पे दो। इसने कहा है कि इसमें से जो स्टेटमेंट है वो कौन सी वाली सही है। हम इसमें क्या देख रहे हैं बेटा, जो ये दो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक तो ये कार्बन है, ठीक है, और एक ये वाला कार्बन है, ठीक है। इसमें इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि जो एक कार्बन है ना उसी पे क्या लगे हुए हैं, दो CH3 लगे हुए हैं, ठीक है। ओके, बाकी सारे क्या है, H है। और जो हमारी ये वाली स्ट्रक्चर है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन पे क्या है, सिर्फ एक CH3 है, और एक इस वाले कार्बन पे हमारा क्या है, एक CH3 है। ये स्ट्रक्चर 1 थी, और जो ये वाली स्ट्रक्चर है हमारी स्ट्रक्चर 2 थी, ठीक है। हमने जस्ट समझने के लिए सिर्फ एक ये कॉमन सा बेसिक सा डायग्राम बनाया है, ओके, ठीक है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो दोनों कार्बन हैं, इस कार्बन पे 2 CH3 हैं, इस कार्बन पे एक है, और इस कार्बन पे एक है। तो हमें यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है, हम वो बात करते हैं। तो जो यहाँ पे पहला है वो क्या है हमारे पास, कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या होता है बेटा, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक बॉन्ड की रोटेशन करके हम दूसरी स्ट्रक्चर को जनरेट करें। मान लो ये वाली चीज़ है, अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट कर देती हूँ, ये ऐसे है, इसको ऐसे करो, जैसे मर्जी इस बॉन्ड को रोटेट करो, पर ये दोनों CH3 इस ही कार्बन के पास रहेंगे, ये वाला CH3 इसके पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कन्फर्मेशनल आइसोमर तो नहीं है, ठीक है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर तो ये नहीं है। अगला है इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स हमारी वो एक मिरर इमेज होती है जिसमें क्या होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। मिरर इमेजेस विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे तो 2 CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, इन पे सिंगल सिंगल है, तो ये इसकी मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इनएंशियोमर्स भी नहीं है, मिरर इमेजेस नहीं है, ठीक है, इसीलिए इनएंशियोमर भी नहीं है। अगला है कन्फिग्रेशनल आइसोमर। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, जब हमारे वहाँ पे जैसे EZ आती है, सिस ट्रांस होते हैं, वो हमारे किस में आते हैं, कन्फिग्रेशनल आइसोमर में। तो यहाँ पे हमारे पास कन्फिग्रेशनल आइसोमर भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जिनका हमारे पास तो क्या होता है, फॉर्मूला तो सेम होता है, बट जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, अलग अलग है। वही सेम है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। इसमें भी कितने हैं कार्बन मेरे पास, 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 6 10, ठीक है। इसका जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे हमारे पास, 1 2 3 4, 4 और 6 10। तो ये दोनों क्या करते हैं, सेम है, किसमें, स्ट्रक्चरल में। स्ट्रक्चरल में क्या हो रही है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, ट्रीटमेंट ऑफ NH3 विद द एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड। इसने कहा है कि हमें NH3 की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, इथाइल क्लोराइड के साथ। देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या भी NH3 है, ठीक है। जब मैंने इस NH3 की रिएक्शन करवाई, जब मैंने इस NH3 की क्या की, रिएक्शन करी किसके साथ, इथाइल क्लोराइड के साथ, C2H5Cl, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ से एक H बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया, C2H5NH2, ठीक है। फिर से दोबारा इथाइल क्लोराइड आएगा इसके पास, C2H5Cl फिर से आ गया। अब इसने क्या किया, C2H5 के कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, और यहाँ क्या बन गया मेरे पास, NH ये बन गया,
ठीक है, फिर से दोबारा इथाइल क्लोराइड आ गया, C2H5Cl, यहाँ क्या बन गया C2H5 के 3 मॉलिक्यूल्स और N, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल क्लोराइड आ जाएगा C2H5Cl। ये तब तक आता रहेगा जब तक नाइट्रोजन के पास क्या ना हो, इलेक्ट्रॉन्स खत्म ना हो। अब हमारे पास क्या बच गए, इसके पास क्या बच गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5 4 टाइम्स और N पे कितना आ गया मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कितना आ जाएगा बाहर, Cl नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो इसका जो नाम होता है वो मेरे पास क्या होता है, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। सो हमारे पास क्या बना, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास ऐसा क्यों बना, ये रिएक्शन यहाँ पे भी स्टॉप हो सकती थी, है ना, पर ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, एक्सेस, मतलब हमें ये इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता रहेगा मेरे पास, यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या होती है बेटा, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ऐड होता रहता है, ठीक है, जब तक सामने वाले के पास मतलब ऑप्शन ही ना बचे कि वो वहां पे कोई चीज आके अटैच हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस हैज लो pKa वैल्यू। इसने कहा है हमारे पास ये बेस दे रखे हैं 4। इसने कहा है कि बेस क्या होता है, सबसे हम पहले बात करते हैं बेस के बारे में। बेस क्या होता है बेटा, जो जिसके पास क्या होते हैं, जिसके पास बेस क्या होता है, जिसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जो हाई होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हों, ठीक है, ताकि उस पर कोई आके बाहर वाला अटैक कर सके, ठीक है। अब मुझे पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। और कोई देने वाला होगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, और भी बढ़ जाएगी। अब इसने कहा है कि ये सारे बेसिस हैं, इसमें से लो pKa वैल्यू किसकी है। एक कंसेप्ट होता है मेरे पास, यहाँ से एक फॉर्मूला है वो हम देख लेते क्या होता है। जो लो pKa वैल्यू होती है ना बेटा, वो क्या होती है मेरे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिटी की जो वैल्यू होगी मेरे पास वो क्या होनी चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ठीक है। जितनी बेसिसिटी ज़्यादा उतनी pKa वैल्यू ज़्यादा, पर इसने क्या कहा है मेरे पास, उतनी क्या होगी, उतनी मेरे पास क्या होगी, pKa वैल्यू ज़्यादा होगी। बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे, लो टर्म चाहिए, सॉरी, उतनी क्या होगी, pKa वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। एसिडिटी ज़्यादा, pKa वैल्यू ज़्यादा, जितनी बेसिसिटी क्या होगी मेरे पास, बेसिसिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी, अगर मान लो ये वाली टर्म ज़्यादा है तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा मेरे पास, कम होगा। कम होगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो क्या आएगी, लो pKa वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, pKa वैल्यू क्या होती है, जितनी एसिडिटी ज़्यादा उतनी pKa वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। जितनी बेसिसिटी कम होगी उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी, उतनी ही pKa वैल्यू ज़्यादा होगी। अब हमें यहाँ से हमें क्या क्वेश्चन में देखना है, हम यहाँ से देखेंगे कि जो लेस बेसिक है, जितनी वैल्यू ये कम होगी उतनी ही वैल्यू ये भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से लेस बेसिक कौन सा है, हम यहाँ क्या देखेंगे, कौन सा जो है वो क्या है, लेस बेसिक है, ठीक है, लेस बेसिक। तो अब ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, इसके पास क्या हुआ, इथाइल ग्रुप्स दे रखे हैं। नाइट्रोजन के पास क्या है, इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप मतलब देने वाले तो ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है, डेंसिटी है, वो बढ़ा तो रहे हैं, पर हो क्या रहा है यहाँ पे मेरे पास कि हिंड्रेंस भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है बेटा, बढ़ तो रही है, पर दूसरा फैक्टर और भी है, वो क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल अमोनिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा बेटा तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा मतलब इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लेस बेसिक है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ये मेरे पास क्या है? लेस बेसिक है, ठीक है। ये भी मेरे पास क्या ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? और इधर से क्या एक कार्बन, यहाँ क्या है हमारे पास? 2 कार्बन। सो जो इसका आंसर आएगा जो लेस बेसिक है वो ये वाला है। तो लेस बेसिक है तो इसकी जो पी की ए वैल्यू होगी वो भी क्या होगी मेरे पास? लो हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैन बी डन बाय। कहता है हम किसी चीज की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसको हम किस किस मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है बेटा वहाँ पे क्या होती है? मतलब कोई भी चीज़ है उस पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होना उसके ऊपर, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका? आयरन का। मैं फॉर एग्जांपल लेके चलती हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया किस चीज़ का? आयरन लिया। आयरन पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन करवा रही हूँ मैं। ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? वो रस्ट हो जाता है ना, रस्टिंग हो जाती है। कितना टाइम लगता है यहाँ पे? ये क्या है? टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। क्या है? टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो क्या ऑक्सीडेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं टाइम से? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं? कैटालिस्ट से क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? अगर मैं कैटालिस्ट लेती हूँ तो हमने ऐसी बहुत सी रिएक्शंस देखी है कि जब मैंने कैटालिस्ट लिया उससे रिएक्शन फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। हम उसकी एक्टिवेशन वैल्यू को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा बेटा वो मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पे? कैटालिस्ट भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो भी इफेक्ट, क्योंकि मान लो कोई रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉइस्चर बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों से भी क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? इफेक्ट करेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स लीनियर चेन सिलिकॉन्स ऑन पॉलीमराइजेशन बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस। इसने कहा है कि जब हम कोई भी कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्या है? वाटर है, तो इसमें से कौन सी रिएक्शन होगी वो मुझे लीनियर चेन पॉलीमराइजेशन देगी। ये जो रिएक्शंस हैं मतलब ये जो हमारे पास नाम दे रखे हैं मोनोमिथाइल सिलिकॉन कार्बाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? मोनोमिथाइल का मेरे पास कोई भी एक आर ग्रुप है, सिंपल कोई भी, मैंने कहा आर जो मेरे पास है वो क्या है? CH3 है, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या सिंपल आर है, सिलिकॉन है और Cl2 है, ठीक है। मोनोमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड, ठीक है। अगला मेरे पास क्या है यहाँ पे? ये कितना जाएंगे? 3 क्लोरीन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या है? R2 डाइमिथाइल है, सिलिकॉन है और क्लोराइड 2 है। ये मेरे पास कितना है? ट्राई सिलिकॉन क्लोराइड, ठीक है। और ये मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पे? ऐसा कुछ क्या करता है हमारे पास? एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे ही हमारे पास एग्जिस्ट भी करता है तो ऐसी कोई हमारे पास क्या होती है? कोई रिएक्शन, ये हमें कोई रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। जब मैंने ये रिएक्शन देखी तो जब मैं इसकी क्या करती हूँ? पॉलीमराइजेशन करती हूँ बार बार, तो बेटा ये जो मेरे को जो प्रोडक्ट देगा वो मुझे क्या देगा? ब्रांचिंग देगा। ये मुझे क्या देगा? ब्रांचिंग देगा। यहाँ से जो मुझे मिलता है लीनियर मतलब पॉलीमराइजेशन से, तो यहाँ जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो मुझे लीनियर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और ये जो होता है वो क्या करता है? रिएक्शन को क्या कर देता है? स्टॉप आउट कर देता है, ठीक है। रिएक्शन जो हमारी पॉलीमराइजेशन चल रही होती है उसको टर्मिनेट कर देता है। चेन स्टॉपर बोल सकते हैं हम इसे। क्या बोल सकते हैं? चेन स्टॉपर, ठीक है बेटा। तो जब मैंने यहाँ से ये चीज़ देखी तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा? ये जो होता है वो जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करती हूँ, कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस, तो मेरे पास कैसी चेन बनती है? एक लीनियर चेन ऐसी बनेगी मेरे पास। कैसी? सिलिकॉन, यहाँ क्या जाएगा? CH3 का ट्वाइस ऑक्सीजन और ऐसे, ठीक है। कब? जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस की में रिएक्शन करी तो मेरे पास जिसका आंसर आएगा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या? ऑप्शन नंबर 2 डाइमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। What is the changes in viscosity of polysiloxane on increasing temperature? तो कहते हैं जब हम इस चीज़ की क्या करते हैं? इसकी विस्कोसिटी को चेक करना है। कब चेक करना है? टेम्परेचर बढ़ाने से।
तो हम ये देखते हैं बेटा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो कोई चीज़ विस्कस क्या होती है, हमने पढ़ा होगा विस्कस सॉल्यूशन है, विस्कस चीज़ें हैं। विस्कस क्या होता है? गाढ़ापन। कोई चीज़ कितनी विस्कस है, हम देखते हैं ना कि जो हमारा हनी होता है, हनी, और एक वाटर होता है। तो हमने क्या देखा है, जो हनी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत थिक होता है, मतलब वो बहुत, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। इसमें जो होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल, उसमें जो अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है? ज़्यादा। इसमें जो पार्टिकल अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है? कम। तो देखना कभी जब हम कोई हनी की ड्रॉप डालते हैं ना तो वो एक जगह रहती है, और जो पानी है वो फैल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कम विस्कस है और हनी जो है वो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या किया, इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, यहाँ पे मान लो कोई चीज़ है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी मैं कोई भी चीज़ का। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, किसी भी चीज़ की कोई भी मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, मान लो कोई पहले ऐसी चीज़ थी, यहाँ पार्टिकल्स है बहुत सारे। ठीक है, ठीक है, जब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको हीट दी, यहाँ क्या दी मैंने इसको? हीट दी, मान लो। ठीक है, इससे मेरे पास रिजल्ट क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है ना वो मतलब एक दूसरे से टकरा 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 के अपने साइज को बढ़ा लेंगे। अपने साइज को बढ़ा लेंगे, इसका मतलब क्या हो कि जो इनका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स था वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। पार्टिकल की जो अट्रैक्शन थी, पार्टिकल की जो इंटरेक्शन कह लो आप, INTERA, पार्टिकल की जो इंटरेक्शन थी वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो मतलब क्या है, वो चीज़ क्या होगी? लेस विस्कस हो जाएगी। इसका मतलब क्या है मेरे पास यहाँ से, इससे रिजल्ट क्या आता है कि वो चीज़ क्या हो जाएगी? लेस विस्कस। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल की इंटरेक्शंस जो होती हैं एक दूसरे स्ट्रॉन्ग बाउंड वाली वो कम हो जाती है, पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, चीज़ें लेस विस्कोस हो जाती है। इसका मतलब जो विस्कोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं यहाँ पे, हम क्या देख रहे हैं? इफ quantum particle is confined inside a non-rigid box, then probability of finding electron outside the box is। हम एक जर्नल टर्म में समझते हैं, फिर हम इसको एक फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, इसने क्या कहा है, कोई भी एक बॉक्स है मेरे पास, एक रिजिड बॉक्स है, उससे कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती। उसने कहा है कि उस बॉक्स के अंदर क्या है? पार्टिकल है। ठीक, उसने कहा मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इज कन्फाइंड इनसाइड अ नॉन रिजिड बॉक्स। कहते हैं एक पार्टिकल है, कोई भी क्वांटम पार्टिकल है जो इस बॉक्स के अंदर है, उसने ये बात कह दी। अब वो कह रहा है कि अब ये बताओ कि बाहर वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, बाहर वो पार्टिकल होगा कि नहीं होगा। बेटा अब इसने जब इसने कन्फाइन कर ही दिया तो बाहर पार्टिकल होने की टेंडेंसी तो बिल्कुल भी है ही नहीं, बाहर तो हो ही नहीं सकता पार्टिकल, है ना। तो बाहर जो पार्टिकल होने की टेंडेंसी क्या है? बिल्कुल जीरो है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। अब हम इसको देखते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या कहता है? हमारे पास एक पोटेंशियल वेल होता है जिसको हम क्या लिखते हैं? वी से। पोटेंशियल जो वेल होता है मेरे पास यहाँ पे, पोटेंशियल वेल, मैंने यहाँ पे क्या देखा है कि V जो होता है यहाँ पे, V की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरे पास? V की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरे पास? इन्फिनिटी। ठीक है, V की जो वैल्यू होती है, पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है मेरे पास? इनफाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा है? जो वेव फंक्शन होता है हमारे पास, वेव फंक्शन कहाँ पे? वेव फंक्शन, वेव फंक्शन जब हम यहाँ वैल्यू देखते हैं, वेव फंक्शन कहाँ? बाहर, आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड द बॉक्स जो होता है वेव फंक्शन, वो बाहर का जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो। बाहर जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो जीरो है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी जो होगी किसकी? वेव फंक्शन की, आउटसाइड द बॉक्स इज जीरो। ठीक है, ये इसका आंसर। जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल आउटसाइड बॉक्स इज जीरो। ठीक है, सो हमने पहले एक जनरल टर्म से देखा, एक फॉर्मूला से देखा, दोनों से आंसर क्या आ रहा है? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी 2 4। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना वो कुछ ऐसी दे रखी है, 1s2, 2s2,
N2p2, क्योंकि इसने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना वो ऐसी है, पहले 2 है फिर 4 है, मतलब इस तरीके से क्या दे रखा है यहाँ पे कोई चीज़ है। इस पहली वाली शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी वाली में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये किसके लिए होता है बेटा, जब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन अंदर और बाहर कितने हो 4, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं वो कितना होता है, कार्बन होता है। ठीक है, अगर वो कार्बन है तो इसने कहा है कि कार्बन जो है वो कितने कार्बन एटम जो है कितने जो कंपाउंड, हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन अ कार्बन एटम फॉर्म इन अ कंपाउंड। अगर कार्बन को एक कंपाउंड बनाना है, कार्बन को एक मॉलिक्यूल बनाना है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं। तो कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा बेटा, बॉन्ड जो बनते हैं ना वो किससे बनते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो 4 लॉस कर दे या वो 4 ले ले। तो कार्बन की जो वैलेंसी है किसकी, कार्बन की, वो कितनी है 4। तो आंसर इज बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमें कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड का नाम क्या बेटा, 1 2 3, दिस इज एसीटोन। ठीक है, एसीटोन, एसीटोन हमारे पास ये दे रखा है। अब इसने पूछा कि ये इसका ये कंपाउंड में जो है ये प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, ये वाला कौन सा है। जब नाम से पता चल रहा है एसिड प्लस ओन, ओन इज द कीटोन, कौन सा बेटा इसके अंदर, कीटोन। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होता। कीटोन में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एंड द अल्कोहल इज आर ओ एच। तो ये वाला मेरे पास इसके अंदर है, क्योंकि इसको अगर मैंने आर से लिखा तो ये भी आर है, ये किसका है, कीटोन का। ठीक है, अगला देखते हैं हम यहाँ से, मैंने क्या देखा, व्हाट इज द ट्रांजिशन जोन ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। कहता है कि इसके लिए ट्रांजिशन जोन कौन सा होगा रमन के लिए। ठीक है, हमें ये देखना है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम ट्रांजिशंस करते हैं इस स्टेट से इस स्टेट के बीच में, ये मतलब 1 स्टेट है, यहाँ से जब हम 2 करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है तो वो कैसे हो सकता है, किस किस बेसिस पे, बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स। अगर 2 लेवल्स मान लो, ये E1 है ये E2 है, इलेक्ट्रॉनिक जो लेवल्स होते हैं बेटा वहाँ क्या होता है हमारे पास, वो जो स्पेक्ट्रा आता है यहाँ से मेरे पास वो आता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। ठीक है, बिटवीन मैग्नेटिक लेवल्स ऑफ न्यूक्लियाई, मान लो 2 लेवल्स हैं जो क्या है, मैग्नेटिक लेवल्स हैं। अगर मैग्नेटिक लेवल्स हैं तो वहाँ से जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होगा वो किसका होगा, मेरे पास मैग्नेटिक का है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा NMR। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द बिटवीन वाइब्रेशनल एंड द रोटेशनल लेवल। वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल जो होता है 2, एक वाइब्रेशनल के बीच में एक रोटेशनल के बीच में, तो ये जो हमें स्पेक्ट्रा देते हैं वो हमें देते हैं कौन सा, रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, लास्ट वन इज बिटवीन द मैग्नेटिक लेवल्स ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक लेवल जहां से हमें मिलता है किसका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। अनपेयर्ड इज बेटा स्पिन, तो यहाँ से जो मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यहाँ से जो हमें मिलता है स्पेक्ट्रा वो ESR का मिलता है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन इज, हमने इसने क्या पूछा, रमन स्पेक्ट्रा, रमन हमारे पास यहाँ से आता है, ऑप्शन नंबर इज सी। सॉरी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37. Absorption spectrum results due to the transition of an electron is an atom from। कहता है जब हमें क्या करना होता है, ट्रांजिशन करना होता है। ठीक है, तो लेवल्स कैसे होते हैं, इसने कहा कौन सा स्पेक्ट्रम करना है हमें। स्पेक्ट्रम तो 2 होते हैं ना बेटा, एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। इसने कहा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कोई चीज़ एब्जॉर्ब होगी, वो कब होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या किया, यहाँ से कोई एनर्जी मिली, एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया, वो यहाँ से यहाँ चला गया, इस लेवल पे यहाँ आ गया। तो वो कहाँ से कहाँ गया बेटा, ये जो था वो क्या था, लोअर लेवल था, और ये जो मेरे पास क्या है, हायर लेवल। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, लोअर से हायर जाता है, तो लोअर टू हायर लेवल। पर कई बार क्वेश्चन आता है कि हायर टू लोअर वाला जो लेवल होता है वो कौन सा होता है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन है जो क्या है, हायर लेवल है। ठीक है, हायर लेवल है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ पे, ओके, यहाँ मान लो, कहीं मान लो, आपकी जहाँ मर्जी करिए आपका, वहाँ मान लो, यहाँ आता है। तो यहाँ वो क्या करता है, एमिट करता है,
और वो जो एमिट करेगा रेडिएशंस, वो हमारी क्या होती है, कलर देती हैं। क्या देती हैं? कलर। ओके, तो जो लोअर, हायर टू लोअर जो होता है, हायर टू जो लोअर होता है वो कौन सा होता है हमारे पास? एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। कौन सा? एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा। और जो लोअर टू हायर होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो द ऑप्शन इज लोअर टू हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। ओके, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सॉलिड की बात हो रही है। सॉलिड में मैंने क्या देखा बेटा, जो पार्टिकल्स, सॉलिड कोई ऐसी चीज है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, स्ट्रांगली बाइंड होते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स सारे बहुत स्ट्रांगली बाइंड होते हैं। ठीक है, इसमें कोई जगह नहीं होती, हवा पास होने के लिए कुछ नहीं होता, पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होती है। ठीक है, इसने कहा है कि वो हाई रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब बहुत कठोर होते हैं, बहुत ठोस होते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं, इंटरमोलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। ठीक है, इसीलिए वो रिजिड होते हैं, वो ठोस होते हैं, बहुत पास पास होते हैं उनके मोलिक्यूल्स। रेगुलर शेप होती है। तो जो हमने देखा है ईंट है, ब्रिक है, ये मेरे पास क्या है? ब्रिक। क्या ईंट ले ली मैंने, ठीक है, अब वो ईंट है, वो क्या है? सॉलिड है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, तो उसकी एक, वो बहुत रिजिड है, ठोस है, वो टूटती नहीं है। ठीक है, रेगुलर शेप है, उनकी ऐसी ही शेप हो, जिस शेप में मैं उसको बनाऊंगी वो शेप उसकी वैसी ही रहेगी। अगला है हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अगर मान लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठोस है, बहुत रिजिड है, उसकी फिक्स्ड शेप है, तो उसकी मास और वॉल्यूम के करके क्या होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ भी है, ये भी है, ये भी है। हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्या हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? ये चीज़ भी सॉलिड है ना? क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। हाँ, पर ये रिजिड है, बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन है इसकी, मैं इसको ऐसे मोड़ नहीं सकती हूँ, रिजिड है ना। ठीक है, दूसरा क्या है? रेगुलर शेप है, इसकी ऐसी ही शेप है, इसके ऐसे ही पेन आएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। डेंसिटी भी है इसकी, ठीक है, बट इसको मैं कंप्रेस नहीं कर सकती, तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा? डी। नेक्स्ट इज द टेक्निक यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स इन गैसेस एंड लिक्विड फॉर्म। मान लो हमारे पास मिक्सचर है, मतलब मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी एक केमिकल है। ठीक है, केमिकल एक सॉल्यूशन है, कुछ भी मान सकते हो आप, केमिकल है कोई भी, वो गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म कह लो, या फिर वो लिक्विड की फॉर्म कह लो, या फिर वो लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, उसने कहा जब मेरे पास वो गैस हो या फिर वो लिक्विड हो, मुझे पता है अगर मेरे पास कोई सॉलिड है ना बेटा, मान लो कि मेरे पास क्या है, सैंड है या स्टोन है, सॉलिड में है कोई चीज़, सॉलिड को सेपरेट हम कर सकते हैं, सॉलिड को हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? अलग अलग मेथड से। ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, सॉलिड जो है पानी के अंदर घुल जाएगी और जो गेहूं है वो बच जाएगी नीचे, पानी को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देंगे, है ना। पर इसके अंदर क्या होता है, गैसेस में हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे? तो गैसेस और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए बेटा एक प्रोसेस होती है, वो होती है मेरे पास क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्योंकि सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चले जाना। क्या यहाँ इसका कोई लेना देना है? नहीं है जी, काट दो। फिल्ट्रेशन होता है, क्या मैं दो चीज़ों को मिला लेती हूँ, पानी के अंदर सोल्यूबिलिटी, फिल्ट्रेशन जो होता है वो सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। क्या गैस पानी में सोल्यूबल, मान लो दोनों सोल्यूबल हो जाए, लिक्विड भी दोनों सोल्यूबल हो जाए, सेपरेट आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसको भी काट दो जी। अगला जो है नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होती है बेटा, जब मेरे पास ऐसी चीज़ों को सेपरेट आउट करना जिनका टेम्परेचर, जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग हो। मतलब कोई दो चीज़ें हैं, मुझे पता है कि ये इतने पे बॉईल होगी, तो उसको मैं क्या करूँगी, हीट करूँगी, वो बॉईल हो जाएगी, उसके वेपर्स बन जाएंगे, उसको मैं कंडेंस कर लूँगी कूल करके लिक्विड फॉर्म में, नीचे वाला मेरा अलग से बच जाएगा क्योंकि उस टाइम तक वो बॉईल होगा ही नहीं। तो ये जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट पे, तो ये भी नहीं है। क्रोमेटोग्राफी आ जाए। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है बेटा, एक ऐसे एक मिक्सचर होता है, एक बोतल होती है, ऐसे कोई भी चीज़, एक प्लेट होती है मेरे पास, एक स्ट्रिप होती है, यहाँ पे मैं क्या लगाती हूँ उस पर, मतलब जो सॉल्यूशन मैं उस पर यहाँ पे लगा देती हूँ। फिर क्या होता है, वो अपने जो आयंस होते हैं उनको फ्री करके वो क्या कर देता है,
उनको ऊपर की तरफ अलग अलग करता है। जिस जिसके आयन जहाँ जहाँ तक मूव करना शुरू करेंगे, मान लो कोई एक यहाँ तक आ गया, एक यहाँ तक, मतलब उस जो स्लिप है उसके ऊपर तक आ गया, तो जब मान लो यहाँ तक ए आ गया, यहाँ तक बी आ गया, यहाँ मैंने एक लाइन बनाई थी किसकी, उस सॉल्यूशन की, तो ये दो अलग अलग लेवल्स तक क्या हो गए, उस स्ट्रिप पे चढ़ गए, है ना, क्योंकि उसका जो फ्लो है वो यहाँ तक आ गया, धीरे 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 पार्टिकल की मूवमेंट के करके, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेरे पास होता है वो होता है क्रोमेटोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का पूछा बेटा, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं। मान लो कि मेरे पास क्या है, कोक है कोई भी, ठीक है, कोक में मैंने क्या डाला, ऑक्सीजन, मेरे पास क्या बन गया, CO2। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, इस CO2 को मैंने दोबारा क्या डाल दिया, इसके अंदर कोक डाल दिया, मेरे पास क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जब मेरे पास ये चीज़ बन जाती है, उसके बाद मेरे पास क्या होता है, एक यहाँ से एक प्रोड्यूसर होता है जो N2 बनता है, और यहाँ पे जो है हम H2 भी लेते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस, एक प्रोड्यूसर गैस जिसमें मेरे पास ये सब चीज़ें यूज होंगी, तो वो होगी। तो क्या मेरे पास यहाँ पे CO है, हाँ जी, N2 भी है, H2 भी, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, A। नेक्स्ट इज विच राइज इन टेम्परेचर फॉर लिक्विड फ्लूइड्स विल कैपिलरी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ओके, इसने कहा है, मान लो मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, एक ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर से मैंने कोई सॉल्यूशन डाल दिया, क्या उसकी जो कैपिलरी है वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, वो क्या होगा। ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसने क्या कहा है बेटा, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे जो आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्री मूवमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, फ्री मूवमेंट में आ जाएंगे, आयंस जो होंगे फ्री मूवमेंट आएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो उनके बीच में जो फोर्स थी, मेरे पास क्या चीज़ थी, फोर्स जो थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो क्या हो जाएगी, मेरे पास थोड़ी सी कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाया मैंने यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, कम हो गई, मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करेंगे, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं तो उससे क्या होगा, मेरे पास यहाँ से जो सरफेस टेंशन है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और कैपिलरी भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो क्या हुआ मेरे पास, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है और कैपिलरी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस इन विच द मॉलिक्यूल हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा, जब मेरे पास क्या है कि मान लो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले में हमें क्या पुट करना होता है, एन की वैल्यू पुट करनी होती है, और एन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने कहा कि ऐसा कोई मतलब मॉलिक्यूल कुछ भी जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, जीरो का मतलब क्या कि उसके पास क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे। ठीक है जी, पैरामैग्नेटिक क्या होता है बेटा, जो मेरे पास पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जब मेरे पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, इसके पास मेरे पास जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसने कहा है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हो, उसी के लिए क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। उसी के लिए क्या होगा, मेरे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर इज बी, डायामैग्नेटिक। अब मैं यहाँ से दो चीज़ देखती हूँ, मान लो कल को एग्जाम में आ जाए डायामैग्नेटिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं डायामैग्नेटिक की। डायामैग्नेटिक जो होता है बेटा वो उसमें क्या होता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, म्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, और इसलिए क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में पैरामैग्नेटिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, है ना। इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो म्यू होता है, मैग्नेटिक मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसीलिए क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है,
अलग अलग कलर शो करते हैं। तो जिसका जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 0 है, वो मेरे पास कौन सा है, डायमैग्नेटिक, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज 1 kilogram of ice melt at 0 degree Celsius into water at the same temperature. The change in entropy is in कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, इसने पूछा कि हमारे पास जो मेरी आइस है ना, वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। ठीक है, मेल्ट होके वो किस में चले जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। और उसने कहा कब हो रही है वो, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब क्या है, वो कि मेरे पास कितना है, 273 केल्विन। अब इसने कहा है मुझे क्या बताना है, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है बेटा, जब मैं एंट्रोपी की बात करती हूँ यहाँ पे, डेल्टा एस जो मेरे पास क्या होता है, एंट्रोपी होता है। यहाँ से मैंने क्या देखा, डेल्टा एच एफ मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बाय क्या जगह, बाय कितना आ जाएगा मेरे पास, टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच मैं कैसे निकालती हूँ, एम इंटू एल, लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगा के, और नीचे कितना जाए टेम्परेचर। एम की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है, हमें कितनी देर की यहाँ पे, हमें जब चेक करनी है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं बेटा, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लेटेंट हीट फ्यूजन की मैंने जब यहाँ बात करी, तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू लूँगी, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिया, 80, इस तरीके से मैं इसकी यूनिट लिख लूँगी। ठीक है, हाँ जी, फिर मैंने यहाँ पे क्या, सॉरी इसकी मेरे पास क्या यूनिट आ जाएगी, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और मैंने टेम्परेचर लिया, मेरे पास कितना है, 273 केल्विन। ठीक है, इससे ये कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। और जब मैंने इसको पूरे को सोल्व किया, इस इक्वेशन को, कितने को, 80,000 बाय 273 कैलोरी पर केल्विन, तो जो मेरे पास जो आंसर आता है बेटा, वो आता है मेरे पास 293। ठीक है, यही वाली यूनिट, तो जो इस यूनिट के अंदर जो आंसर आता है मेरे पास, वो कितना आएगा, 293। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, डेल्टा एस जो होता है वो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बाय टेम्परेचर। ये एंट्रोपी चेंज है मेरे पास, ये क्या है, एंट्रोपी चेंज। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, मास की वैल्यू पुट कर दी, और लेटेंट हीट की वैल्यू पुट कर दी, और टेम्परेचर की वैल्यू पुट करी। तो कैलोरी पर केल्विन में जब हमें आंसर निकालना है, सॉल्यूशन करेंगे तो 293 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट अ वैक्यूम इन अ इंसुलेटेड कंटेनर, द गैस अंडरगोज। ठीक है, इसने कहा है कि मेरे पास कोई भी एक इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड कंटेनर क्या होता है बेटा, जिसमें से ना तो कोई हीट बाहर जा सकती, ना कोई हीट अंदर आ सकती। जैसे हम आजकल बोतल यूज़ करते हैं, सारे लोग सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में भी करते हैं, मिल्टन की बोतल होती है। हम कहते हैं ना कि उसमें क्या होता है, जब हम 24 घंटे तक जैसा पानी डालते हैं वैसा ही हमें मिलता है ना, तो वो उसको हम बोलते हैं इंसुलेशन। ना तो कोई चीज़ बाहर हीट बाहर जा सकती, ना कोई हीट अंदर आ सकती, तो जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहेगी। तो उसने कहा है कि एक आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट अ वैक्यूम इन अ इंसुलेटेड कंटेनर। एक कंटेनर है, इसके अंदर एक गैस है, इसने इसको कहा कि वो फ्रीली एक्सपेंड कर सकती है कहीं पे भी। ठीक है, पर वो इससे बाहर तो नहीं जा सकती ना, कितनी भी एक्सपेंड कर लो चाहे, है ना। तो एन इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ना तो टेम्परेचर में चेंज होगा, ना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, अ डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नाइदर एन इंक्रीज नोर अ डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी गलत है। तो कहते हैं ना तो टेम्परेचर में चेंज होगा, ना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है बेटा, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया और ये वाला किया, ये हमारे फिजिक्स में भी आते हैं, बट हम इनको केमिस्ट्री के टर्म्स में भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब हम हायर स्टडीज करते हैं केमिस्ट्री की, तो हमारे पास ये सारे टॉपिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी आते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड लॉ, तो हम पहला लॉ लिख लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है थर्मोडाइनमिक्स का, डी क्यू
इज इक्वल टू डी वी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस का पी डी वी। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक इज डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। क्या इन दोनों में ये चीज कॉमन है, डी क्यू और डी क्यू, है ना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन क्या करते हैं, इक्वल डाल देते हैं। तो मेरे पास यहाँ से क्या बनती है, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस का पी डी वी। अब ये देखो बेटा, कौन से ऑप्शन में हमारे पास ये वाली इक्वेशन प्रेजेंट है। फर्स्ट इज टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये तो हमें फर्स्ट ही ऑप्शन में मिल गई। तो इसका आंसर होगा वो है फर्स्ट, क्योंकि ये वाला भी गलत है। मान लो डी क्यू है, टी डी एस ये अलग ही फॉर्म बन गई, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चंडीगढ़ टीजीटी साइंस 2024। थैंक यू।